दोस्तों, जल्दबाजी में लिया गया हुआ फैसला इंसान को कभी भी सही रास्ते पर लेकर नहीं जा सकता है। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला कर लिया है, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती हैं और उसके पास सिवाय अफसोस के अलावा कुछ और नहीं रह जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है भिंड, और इसी भिंड शहर में एक होटल है पन्ना पैलेस। पन्ना पैलेस होटल के चौथे नंबर के फ्लोर पर एक कमरा है, कमरा नंबर 301, और इसी कमरे में रहने वाला है विनोद जैन। बात कर रहा हूं मैं 8 मार्च 2024 की सुबह सुबह। दरअसल सुबह सुबह विनोद के कमरे पर लगे डोरबेल को कोई बजाता है। दरवाज़ा विनय का बेटा प्रणय जैन खोलता है। प्रणय जब दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने 2 लोगों को पाता है, लेकिन इससे पहले कि प्रणय कुछ समझ पाता, वो दोनों प्रणय के ऊपर एक पर एक 5 गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से प्रणय काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल होकर वहीं गिर जाता है। वो दोनों हमलावर खिड़की के माध्यम से कूदकर मौके वारदात से फरार हो जाते हैं। ये काम इतनी काफ़ी तेज़ी से होता है कि किसी को भी कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार गोलियां चली कहां पर हैं। लेकिन गोलियां चलने की आवाज़ जैसे ही विनोद सुनता है, भागते भागते अपने कमरे के पास पहुंचता है, जहां पर अपने बेटे प्रणय को काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल देखता है। विनोद जैसे ही अपने बेटे को इस हालत में देखता है, देखकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। दरअसल प्रणय की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। विनोद की चीख पुकार सुनकर बगल के कमरे के कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी का मुआयना करती है। तो मालूम चलता है कि प्रणय के शरीर पर 5 गोलियां मारी गई हैं। पुलिस इस बारे में जब विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद कहता है कि साहब, मुझे इस बारे में नहीं मालूम है कि मेरे बेटे के ऊपर हमला किसने किया है। जब मैंने गोलियां चलने की आवाज़ सुना तो मैं भागकर कमरे के पास आया और अपने बेटे को इस हालत में देखा। पुलिस सबसे पहले प्रणय की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो आखिरकार उसमें 2 लड़के एक साथ कमरा नंबर 301 की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस जब उस सीसीटीवी फुटेज को विनोद को जब दिखाती है तो विनोद उन दोनों लड़कों में से एक लड़के को देखकर पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इसका नाम विशाल भदौरिया है, जो इसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस विशाल के बारे में जब विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद कहता है कि साहब, लगभग 3 महीने पहले इसका मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। हो सकता है कि शायद इसी वजह से विशाल ने मेरे बेटे की हत्या कर दिया है। विनोद जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस विनोद की ही तहरीर पर विशाल के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर विशाल की तलाश करते हुए उसके घर पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब विशाल के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि विशाल अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। पुलिस जब विशाल के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ ही बताता है। इसीलिए पुलिस विशाल के नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और फिर उसका मोबाइल ऑन होने का इंतज़ार करने लगती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी विशाल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अपने खबरियों को भी इस काम पर लगा देती है। तभी 11 मार्च 2024 को एक खबरी थाने में पहुंचता है और विशाल और उसके दोस्त के बारे में पुलिस को सूचना देता है। खबरी जैसे ही पुलिस वालों को विशाल का लोकेशन बता देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ बीहड़ के शिव मंदिर में जाती है और वहां से विशाल और उसके दोस्त को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है। विशाल के दोस्त का नाम है भोला भदौरिया। पुलिस जब दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है तो सबसे पहले प्रणव की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। विशाल भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन विशाल जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद
खुद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 2 साल पहले। विनोद की एक बेटी है जिसका नाम है प्रियंका, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। प्रियंका जो दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत है। 2 साल पहले विशाल और प्रियंका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी प्रियंका के माता पिता को मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी प्रियंका के माता पिता को मालूम चल जाता है। इधर प्रियंका के भाई प्रणय को जब मालूम चलता है कि उसकी बहन का विशाल के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये सुनकर प्रणय काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसके बाद विनोद और उसका बेटा प्रियंका को काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका अपने माता पिता और भाई की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि अक्सर उनसे छुप छुपा कर विशाल से मुलाकात करती ही रहती है। प्रियंका जब अपने माता पिता की बात नहीं मानती है, आखिरकार विनोद और उसका बेटा प्रणय विशाल को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विशाल भी उनकी बात को नहीं मानता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी प्रियंका और विशाल जब बात नहीं मानते हैं, एक दिन दोनों जब एक साथ मार्केट में घूम रहे होते हैं, विनोद और उसका बेटा प्रणय एक साथ ही दोनों को देख लेते हैं और उसी बाजार में ही विशाल की बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। विशाल की जब मार्केट में पिटाई होती है, वो अपने आप की काफ़ी बेइज्जती महसूस करता है और गुस्से में ही अपने घर पहुंचता है और इस बात की जानकारी अपने दादा को देता है। विशाल के दादा का नाम है ब्रिज नारायण भदौरिया। विशाल जब अपनी सारी बातें अपने दादा से बताता है, तो ब्रिज नारायण भी अपने पोते को समझाने की बजाय उसके आग में और घी डालने का काम करता है। दरअसल ब्रिज नारायण अपने पोते को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी बेइज्जती का बदला कभी भूलना मत, बल्कि अपनी बेइज्जती का बदला बाप बेटे से जरूर लेना। ब्रिज नारायण जैसे ही अपने पोते को समझाता है, इधर विशाल और भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अपने दादा से ही सुझाव लेता है कि आखिरकार मैं उन दोनों से बदला कैसे लूं। ब्रिज नारायण अपने पोते की मुलाकात अपने ही इलाके के बदमाश तेज सिंह से करवाता है। विशाल जब अपनी पूरी कहानी तेज सिंह से बताता है, तो तेज सिंह कहता है कि तुमको उन दोनों से बदला लेने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल ये सारी घटना दिसंबर 2023 में होती है। तेज सिंह विशाल से कहता है कि तुम अपने किसी दोस्त को बुलाओ, उसके बाद मैं तुमको अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता हूँ। विशाल का एक दोस्त है भोला भदौरिया। भोला जो गुजरात शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। विशाल अपने दोस्त भोला को अपने घर पर बुला लेता है और फिर दोनों जाकर तेज सिंह से मुलाकात करते हैं। तेज सिंह उसे समझाते हुए कहता है कि उन दोनों से बदला लेने का मात्र एक ही उपाय है कि तुम उनके घर में घुसकर उन दोनों को मारो। तेज सिंह जैसे ही इस तरह की बातें विशाल से कहता है, विशाल ये सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। विशाल कहता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हूँ। तेज सिंह विशाल को एक हथियार देता है और साथ ही साथ 11 जिंदा कारतूस भी लाकर देता है। उसके बाद तीनों एक दिन बैठकर मीटिंग करते हैं और फिर अपने पूरे षड्यंत्र को तैयार करते हैं कि कैसे पन्ना होटल के अंदर पहुंचा जाए और उन दोनों के ऊपर हमला किया जाए। इधर विशाल अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी पन्ना होटल के 4th नंबर के फ्लोर पर कमरा बुक नहीं करवा पाता है। इसीलिए पन्ना होटल में कमरा बुक करने के लिए विशाल अपने एक दूसरे दोस्त से जाकर मुलाकात करता है, जिसका नाम है रजत। विशाल रजत से कहता है कि तुम पहले जाकर 4th नंबर के फ्लोर पर कुछ दिन रेकी करो। दरअसल विनोद के बगल वाला कमरा ही मुझको चाहिए। रजत कुछ दिन तक जाकर वहां पर रेकी करता है और जैसे ही कमरा नंबर 301 के बगल वाला कमरा खाली हो जाता है, विशाल फर्जी आईडी पर जाकर वो कमरा बुक कर लेता है। 7 मार्च 2024 को कमरा बुक करने के बाद उसी कमरे में अपने दोस्त भोला के साथ ठहरता है और अगले दिन 8 मार्च 2024 को सुबह सुबह विशाल अपने दोस्त भोला के साथ विनोद के कमरे पर जाता है और दरवाजे पर लगे डोरबेल को बजाता है। इधर जैसे ही विनोद का बेटा प्रणय दरवाजा खोलता है, विशाल प्रणय के ऊपर एक पर एक 5 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से प्रणय की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद विशाल अपने दोस्त भोला के साथ खिड़की के माध्यम से कूदकर फरार हो जाता है। वाकई में विशाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस इन दोनों की ही तहरीर पर तेज सिंह को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। साथ ही साथ पुलिस जब विशाल के घर पर पहुंचती है,
तो उसके दादा ब्रिज नारायण भदौरिया को भी फटकार लगाते हुए कहती है कि मात्र तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से आज तुम्हारा पोता हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला गया है और उसी की वजह से एक लड़का भी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। काश कि अगर तुमने अपने पोते को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया होता तो वो लड़का भी जिंदा होता और तुम्हारा पोता भी आज सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता। फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सभी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।